साबरमती ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। क्लास 12th केमिस्ट्री में पाठ 5 पृष्ठ रसायन का आज हम लोग भाग 4 देखेंगे, जिसका पहला विषय हमारा टिंडल प्रभाव क्या होती है। ये समझते हैं टिंडल प्रभाव क्या होता है। जब किसी प्रकाश की किरण को वास्तविक विलयन से गुजारा जाता है। इसके पहले के वीडियो में हमने पढ़ लिया था कि वास्तविक विलयन क्या होता है और कोलाइडी विलयन क्या होता है। तो जब किसी प्रकाश की किरण को, कोई प्रकाश की किरण है, उसे वास्तविक विलयन से गुजारा जाए, हमने मान लिया कि इसमें जो विलयन भरा है वो कौन सा है, वास्तविक विलयन है। तो जब किसी प्रकाश की किरण को, ये हमारी प्रकाश की किरण है, तो जब किसी प्रकाश की किरण को वास्तविक विलयन से होकर गुजारा जाता है तो प्रकाश का मार्ग प्रदर्शित नहीं होता है, प्रकाश का मार्ग प्रदर्शित नहीं होता है। लेकिन जब उसी प्रकाश की किरण को कहाँ से गुजारा जाए, कोलाइडी विलयन से होकर गुजारा जाए, ये हमारा है कोलाइडी विलयन। लेकिन जब उसी प्रकाश की किरण को कोलाइडी विलयन से होकर गुजारा जाता है तो फिर जो प्रकाश है उसका मार्ग दिखेगा, मार्ग प्रदर्शित हो जाता है तथा दोनों किनारों पर चमकते हुए शंकु दिखाई देते हैं। चलिए फिगर से समझते हैं। ये हमने एक पात्र ले रखा है, इसमें ये हमारा कोलाइडी विलयन भरा हुआ है और ये हमारा लेंस है। यहाँ से प्रकाश की किरण लेंस से होते हुए इस कोलाइडी विलयन में प्रवेश करती है। तो होता क्या है, जब प्रकाश की किरण को इस कोलाइडी विलयन से होकर गुजारा जाता है तो इस प्रकाश की किरण का मार्ग प्रदर्शित होता है, मार्ग दिखाई देता है और हमें चमकते हुए दो शंकु, दोनों किनारों पर चमकते हुए दो शंकु दिखाई देते हैं। ये एक शंकु है हमारा, चमकते हुए दो शंकु दिखाई देते हैं। इन शंकु को हम लोग बोलते हैं टिंडल शंकु। क्या बोलते हैं, टिंडल शंकु कहते हैं। और इस घटना को, ये जो पूरी घटना होती है, इसे हम लोग टिंडल प्रभाव कहते हैं। तो ये थी हमारी टिंडल प्रभाव की घटना। इसमें जो शंकु होते हैं इन्हें टिंडल शंकु बोलते हैं। ये किनारे पर हमारे दोनों टिंडल शंकु बनते हैं। इसमें हम लोग लेंस का प्रयोग करते हैं और इसे हम सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से देखते हैं, क्योंकि यह एक विलयन के अंदर की घटना होती है। तो क्योंकि विलयन के अंदर जो कोलाइडी कण होते हैं छोटे छोटे होते हैं, इसीलिए देखने के लिए हम लोग सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करते हैं। तो एकदम सिंपल है कि जब किसी प्रकाश की किरण को वास्तविक विलयन से होकर गुजारा जाए तो प्रकाश का मार्ग प्रदर्शित नहीं होता है, परंतु जब उसी प्रकाश की किरण को कोलाइडी विलयन से होकर गुजारा जाए तो प्रकाश का मार्ग प्रदर्शित होता है और चमकते हुए हमें दो शंकु दिखाई देते हैं। इन शंकु को हम लोग बोलते हैं टिंडल शंकु। क्या बोलते हैं, टिंडल शंकु। और इस पूरी घटना को हम लोग बोलते हैं टिंडल प्रभाव। चलिए इसका नोट पॉइंट देखते हैं। जिस प्रकार से हमने ब्राउनी गत में पढ़ा था कि जो ब्राउनी गत की घटना है वो कणों के टक्करों के कारण होती है, तो उसी प्रकार हम लोग देखेंगे कि टिंडल प्रभाव की घटना क्यों होती है। टिंडल प्रभाव की घटना कोलाइडी कणों के प्रकीर्णन के कारण होती है। क्यों होती है, जो कोलाइडी कण होते हैं वो प्रकीर्णित हो जाते हैं, इसीलिए टिंडल प्रभाव की घटना होती है। तो ये हमारा पहला नोट पॉइंट है कि टिंडल प्रभाव की घटना जो होती है कोलाइडी कणों के प्रकीर्णन के कारण होती है। सेकेंड है हमारा कि टिंडल प्रभाव की जो घटना होती है इसे कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। तो टिंडल प्रभाव की जो घटना होती है इसे प्रकाश की तीव्रता और कणों का आकार प्रभावित करता है। यानी जो प्रकाश है इसकी तीव्रता बढ़ा दी जाए, गति बढ़ा दी जाए तो टिंडल प्रभाव की जो घटना है ये प्रभावित हो जाएगी, या फिर इनके कणों का जो आकार है घटाया बढ़ा दिया जाए तब भी टिंडल प्रभाव की घटना क्या हो जाएगी, प्रभावित हो जाएगी। तो ये था हमारा टिंडल प्रभाव, इस पे शॉर्ट नोट पूछा जाता है। दूसरा आज का हमारा विषय है अपोहन क्या होता है, डायलिसिस। चलिए समझते हैं। अपोहन को समझने से पहले ये समझते हैं कि अपोहन किस सिद्धांत पर कार्य करता है। चलिए समझते हैं। तो अपोहन इस सिद्धांत पर कार्य करता है कि जो कोलाइडी विलयन होता है, कौन सा विलयन, कोलाइडी जो हमारा विलयन होता है इसमें कोलाइडी कण होते हैं। तो कोलाइडी विलयन में उपस्थित जो कोलाइडी कण होते हैं, कोलाइडी विलयन में उपस्थित जो कोलाइडी कण होते हैं ये अर्धपारिगम्य झिल्ली, कौन सी झिल्ली को, अर्धपारिगम्य झिल्ली को पार नहीं करते हैं, अर्धपारिगम्य झिल्ली को पार नहीं करते हैं। परंतु जो अशुद्धियों के कण होते हैं, कौन से कण, अशुद्धियों के कण, जो अशुद्धियों के कण होते हैं वे अर्धपारिगम झिल्ली को पार करके दूसरी तरफ चले जाते हैं। अशुद्धियों के जो कण होते हैं वो अर्धपारिगम झिल्ली को पार करके दूसरी तरफ चले जाते हैं। तो अपोहन जो हमारा इस सिद्धांत पर कार्य करता है। दरअसल अपोहन जो है ये एक शोधन की विधि है। तो चलिए समझते हैं। अपोहन इस सिद्धांत पर कार्य करता है कि कोलाइडी विलयन में उपस्थित कोलाइडी कण
जो कोलाइडी कण होते हैं अर्धपारगम झिल्ली को पार करके दूसरी ओर नहीं जाते हैं, जबकि जो अशुद्धियों के कण होते हैं अर्धपारगम झिल्ली को पार कर जाते हैं। तो इस सिद्धांत पर हमारे अपोहन की घटना होगी। अर्धपारगम झिल्ली के द्वारा कोलाइडी विलयन से अशुद्धियों को अलग करने की घटना। अर्धपारगम जो झिल्ली होती है इसके द्वारा, अर्धपारगम झिल्ली के द्वारा कोलाइडी विलयन से जो अशुद्धियाँ होती हैं इनको अलग करना, कोलाइडी विलयन से अशुद्धियों को अलग कर देना, कोलाइडी विलयन से अशुद्धियों को अलग कर देना ही हमारा क्या कहलाता है? अपोहन कहलाता है। तो इसकी विधि हम लोग इस फिगर के माध्यम से समझते हैं। इसमें हमने पानी से भरा हुआ एक टैंक ले रखा है, ये पानी से भरा हुआ हमारा टैंक है और ये एक हमारी अर्धपारगम झिल्ली है। कौन सी झिल्ली है? अर्धपारगम झिल्ली। तो इस अर्धपारगम झिल्ली में हम लोग अशुद्ध कोलाइडी विलयन लेते हैं। अशुद्ध कोलाइडी विलयन का मतलब है कि इसमें कुछ कोलाइड के कण होंगे और कुछ अशुद्धियों के कण होंगे। तो इसे हम लोग अर्धपारगम झिल्ली में ले करके इस पानी से भरे हुए टैंक में लटका देते हैं। इसमें ऊपर से जल आया करता है और नीचे से जल बाहर की ओर जाया करता है। तो इसमें जो हमारे ये छोटे छोटे कण दर्शाए गए हैं ये अशुद्धियों के कण हैं और इसमें ये जो बड़े बड़े कण दर्शाए गए हैं ये हमारे कोलाइडी कण हैं और ये जो बाहर की ओर परत दिखाई दे रही है ये हमारी अर्धपारगम झिल्ली है। विधि में हम लोग क्या लिखेंगे? अशुद्ध कोलाइडी विलयन को, जो हमारा अशुद्ध कोलाइडी विलयन है इसे अर्धपारगम झिल्ली में ले करके जल से भरे हुए एक टैंक में लटका देते हैं। क्लियर? अशुद्ध जो कोलाइडी विलयन है इसे अर्धपारगम झिल्ली में भर करके जल से भरे हुए टैंक में इसे लटका देते हैं, जिसमें क्या होता है? ऊपरी सिरे से जल आता है तथा निचले सिरे से जो जल होता है वो बाहर की ओर चला जाता है। तो होता क्या है कि जो अशुद्धियों के कण होते हैं, अशुद्धियों के कण अर्धपारगम झिल्ली को पार करके, अशुद्धियों के कण अर्धपारगम झिल्ली को पार करके पानी के साथ बाहर बह जाते हैं, पानी के साथ बाहर बह जाते हैं। और जो हमारा शुद्ध कोलाइडी विलयन होता है, क्या चीज़? जो हमारा शुद्ध कोलाइडी विलयन होता है वो हमें अर्धपारगम झिल्ली में प्राप्त हो जाता है। तो ये अपोहन डायलिसिस जो है एक शोधन की विधि है। तो ये है हमारी अपोहन की पूरी विधि। इसमें हमने क्या किया था? अर्धपारगम झिल्ली में अशुद्ध कोलाइडी विलयन को लिया, जल से भरे टैंक में लटका दिया, ऊपरी सिरे से जल आता है, निचले सिरे से जल निकल जाता है। इसके बाद हमने इसमें अपोहन का सिद्धांत ऐड किया है। क्या ऐड किया? अपोहन का सिद्धांत, कि जो अशुद्धियों के कण हैं वो बाहर बह जाएंगे परंतु जो कोलाइडी विलयन होते हैं वो उसी अर्धपारगम झिल्ली में हमें प्राप्त हो जाते हैं। तो ये थी हमारी अपोहन की घटना। इसमें तीसरा हमारा विषय है स्कंदन या फिर अवक्षेपण क्या होता है। तो स्कंदन या अवक्षेपण को भी आप लोग एक शोधन की विधि समझ सकते हैं। इसमें क्या होता है? अवक्षेपण का मतलब होता है कि नीचे बैठ जाना। अवक्षेपण का क्या मतलब होता है? नीचे बैठ जाना। तो जो अशुद्धियों के कण होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं जब किसी विलयन में वैद्युत अपघट्ट की थोड़ी सी मात्रा मिला दी जाए। वैद्युत अपघट्ट क्या होते हैं? वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, बिजली प्रवाहित करने पर उसका अपघटन हो जाए, टूट जाए, तो ऐसे पदार्थ को वैद्युत अपघट्ट पदार्थ बोलते हैं। तो जब किसी विलयन में हम लोग वैद्युत अपघट्ट पदार्थ को मिला देते हैं, जब किसी विलयन में हम लोग वैद्युत अपघट्ट पदार्थ को मिला देते हैं तो कोलाइडी विलयन जो होता है अवक्षेपित हो जाता है। अवक्षेपित हो जाने का मतलब है नीचे बैठ जाता है। अवक्षेपित होने का क्या मतलब है? नीचे बैठ जाता है। तो इसी क्रिया को हम लोग स्कंदन कहते हैं, यानी नीचे बैठने की ही जो क्रिया होती है इसे रसायन विज्ञान की भाषा में हम लोग अवक्षेपण या फिर स्कंदन कहते हैं किसी विलयन के अंदर। उदाहरण इसका देखते हैं हम लोग, जैसे आर्सेनियस सल्फाइड के कोलाइडी विलयन में, आर्सेनियस सल्फाइड का जो कोलाइडी विलयन होता है इसमें वैद्युत अपघट्ट के रूप में हम लोग क्या मिलाते हैं? बेरियम कोलाइड। जो आर्सेनियस सल्फाइड है ये हमारा कोलाइडी विलयन होता है, इसमें हम लोग बेरियम क्लोराइड विद्युत अपघट्ट के रूप में मिलाते हैं। तो जो आर्सेनियस सल्फाइड का कोलाइडी विलयन है ये नीचे बैठ जाता है, यानी अवक्षेपित हो जाता है। तो ये हमारा था अवक्षेपण यानी स्कंदन का उदाहरण। इसी के बाद अगला टॉपिक हमारा होता है पेप्टीकरण क्या होता है? पेप्टीकरण। अभी हमने स्कंदन में समझा कि जो हमारा विलयन होता है वो नीचे बैठ जाता है यानी अवक्षेपित हो जाता है। तो पेप्टीकरण उसी की आगे की क्रिया है। जब अवक्षेपित हो जाए तो हम लोग क्या करते हैं? जब किसी ताजे बने अवक्षेप में, यानी जो अवक्षेप बन चुका है उसमें विद्युत अपघट्ट मिला दिया जाए।
पहले हमने क्या किया, कोलाइडी विलयन में विद्युत अपघट्ट मिलाया तो हमें अवक्षेप प्राप्त हुआ। अब की बार हम लोग कह रहे हैं कि जो हमें अवक्षेप प्राप्त हुआ है इसमें विद्युत अपघट्ट मिला दें तो हमें कोलाइडी विलयन मिल जाए। क्या मिल जाए, कोलाइडी विलयन में परिवर्तित हो जाए। तो इस घटना को हम लोग पेप्टीकरण कहते हैं। यानी कुल मिला के हम लोग ये कह सकते हैं कि स्कंदन की विपरीत क्रिया पेप्टीकरण कहलाती है। उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे हमारा उदाहरण है फेरिक हाइड्रॉक्साइड। फेरिक हाइड्रॉक्साइड के ताजे बने अवक्षेप में फेरस क्लोराइड मिला दिया जाता है तो यह कोलाइडी विलयन में परिवर्तित हो जाता है। जैसे FeOH का होल थ्राइस प्लस FeCl3 यानी फेरिक हाइड्रॉक्साइड और फेरस क्लोराइड की जब अपक्रिया कराई जाती है तो हमारा ये कोलाइडी विलयन हमें प्राप्त हो जाता है। नोट पॉइंट हम लोग देखते हैं कि जो स्कंदन होता है, क्या होता है, स्कंदन की जो विपरीत अभिक्रिया होती है, स्कंदन की जो विपरीत अभिक्रिया होती है वो हमारी कहलाती है पेप्टीकरण। क्या कहलाती है, पेप्टीकरण कहलाती है। और पेप्टीकरण की जो विपरीत अभिक्रिया होती है वो हमारी स्कंदन कहलाती है। तो आप लोगों को टिंडल प्रभाव क्या होता है, अपोहन क्या होता है, स्कंदन या अवक्षेपण क्या होता है और पेप्टीकरण क्या होता है समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे वैद्युत कण संचलन क्या होता है, हार्डी-सुलजे का नियम क्या है। थैंक यू।